चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है द वेव फंक्शन ऑफ साई। हम वेव फंक्शन साई के बारे में पढ़ेंगे। एंड आपकी किताब में लिखा है इट्स सिग्निफिकेंस, बट ऐसा नहीं है। साई का कोई सिग्निफिकेंस पार्टिकुलर नहीं है। हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे साई स्क्वायर का, हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे साई स्क्वायर का। एंड हम पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की एनर्जी देखेंगे इन वन डायमेंशनल, पार्टिकल इन वन डायमेंशन। चलिए शुरू करते हैं। एंड जो इंटरप्रिटेशन दिया था मैक्स बॉर्न ने, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग जो डालेंगे आज के लेक्चर की, सबसे पहले हेडिंग द वेव फंक्शन साई एंड ऐसे द वेव फंक्शन साई एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। ये हमारी हेडिंग। आपकी बुक में थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, द वेव फंक्शन ऑफ साई एंड इट्स सिग्निफिकेंस, जबकि कोई साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता ही नहीं। क्यों? कारण है उसका भी। इसलिए नहीं होता क्योंकि साई इज इमेजिनरी। आप देखते हो, हम वहां पर देखेंगे साई इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड साई स्टार जो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा दैट इज ए माइनस आई बी एंड दैट इमेजिनरी पार्ट। साई स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, रियल पार्ट है। पहले हम प्रूव कर दे रहे हैं कि साई स्क्वायर एक रियल पार्ट है या नहीं है। इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे हम लोग, इसका महत्व क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द वेव फंक्शन साई के बारे में। हम जानते हैं कि द वेव फंक्शन साई इज इन इटसेल्फ, स्वयं में क्या है, ए कॉम्प्लेक्स है। मतलब वेव फंक्शन जो होता है साई जो है इज इन इटसेल्फ ए कॉम्प्लेक्स, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। मतलब आप लिख सकते हो वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू ए प्लस आई बी। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, साई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी जानते हो, हम जानते हैं जब कोई भी फंक्शन हमारा जैसे मान लीजिए ए प्लस आई बी के रूप में हो तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे, जो आयोटा होता है उसे माइनस में लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो आयोटा है उसे किसे में लिखेंगे, माइनस में लिख देंगे, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकल जाता है। चाहे जहां आयोटा हो, अगर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे तो माइनस आई के रूप में लिखा जाएगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। इधर क्या हो जाएगा, ए माइनस आई। समझ में आया कैसे हुआ? मतलब अगर आयोटा कहीं पर आया है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप निकालने हैं तो माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकल जाएगा। हेंस हम सभी जानते क्या है कि जो साई स्क्वायर होता है, साई स्क्वायर मतलब कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं आप, साई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साई स्टार, इसी के बराबर होता है। हम सभी पढ़ चुके हैं। साई की वैल्यू क्या है, आप सभी लिख लीजिए, ए प्लस आई बी। साई स्टार की वैल्यू क्या है, ए माइनस आई बी। चाहे फार्मूला लगा दिए ए प्लस बी, चाहे डायरेक्ट वैल्यू लिख लीजिए। मान लीजिए हम फार्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में क्या है, आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो साई स्क्वायर कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज रियल क्वांटिटी। और हम साई स्क्वायर को बोलते क्या है, जैसे साई को हो गया एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है वेव फंक्शन, साई स्क्वायर को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यहां पर लिखेंगे मॉड साई स्क्वायर इज नोन एज किसके नाम से जाना जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखेंगे मैक्स बॉर्न ने साई स्क्वायर के बारे में एक इंटरप्रिटेशन दिया था, जो कि हम जानते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ साई स्क्वायर, वहां पर पढ़ेंगे, या बॉर्न इंटरप्रिटेशन के नाम से भी कई बुकों में लिखा गया है। तो आप देख लेंगे बॉर्न इंटरप्रिटेशन के बारे में कि इन 1926 मैक्स बॉर्न
मैक्स बॉर्न गिवन द statistical interpretation about किसके बारे में, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर, अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मॉड साई स्क्वायर। मतलब इसको कई बुकों में लिखा जाता है स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साई स्क्वायर। मतलब आपको जो हेडिंग मिलेगी वो किसके नाम से मिलेगी, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साई स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर बताया गया कि इन 1926 मैक्स बॉर्न ने एक अपना इंटरप्रिटेशन दिया था, अपना एक इंटरप्रिटेशन दिया था, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स से हट करके बात की थी स्टैटिस्टिकल के रूप में। मतलब कोई भी पार्टिकल यदि 1 डायमेंशन या 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन किसी भी डायमेंशन में है तो क्लासिकली उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकेगा, क्लासिकली उसकी एनर्जी कैसे निकाली जा सकेगी, पोटेंशियल उसका उस पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, उस पार्टिकल जहां पर पार्टिकल देख रहे हैं उस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, उस बॉक्स के बाहर पोटेंशियल कितना होगा, वे फंक्शन उस बॉक्स के अंदर होंगी या नहीं होंगी, बाहर होंगी या नहीं होंगी, सब कुछ जानेंगे हम। तो इन्होंने बताया स्टैटिस्टिकली इंटरप्रिटेशन किया इसका, मतलब साई स्क्वायर को क्वांटम फिजिक्स के आधार पर न करके उसे स्टैटिस्टिकली प्रूव किया। अकॉर्डिंग टू हिम लिख लेंगे, इनके अनुसार था क्या, अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न के अनुसार क्या बताया गया था, मैक्स बॉर्न ने बताया क्या था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग any particle at any point at given time is proportional to psi square और psi स्टार। चाहे हम दोनों में चाहे जो लिखें साई स्क्वायर लिखें, साई स्क्वायर की मतलब वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यदि हाई है, प्रोपोर्शनल बताया हमने, इक्वल नहीं बताया, इधर देखना ध्यान से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी पार्टिकल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर पाने जाने की संभावना जो होगी पार्टिकल को एट गिवन टाइम, उस टाइम पर जो टाइम दिया जा रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर, वो साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। साई अगर ज्यादा होगा पाने जाने की संभावना ज्यादा है, अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम हुई पाए जाने की संभावना कम है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, स्टैटिस्टिकली कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो थियरी तो समझ में आ गई कि ये जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट गिवन टाइम प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया। बट इसको समझे कैसे एक्चुअली, ये चीज समझ में नहीं आया। आओ देखते हैं। मान लो कोई वायर है, जिस पर इलेक्ट्रॉन मान लो इधर से इधर आ रहे हैं, प्रोटॉन किधर से किधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, प्रोटॉन इधर से इधर जा रहे हैं। और मान लेते हैं इसकी एनर्जी लगभग 0 के बराबर है, प्रोटॉन की एनर्जी मान लो लगभग 0 के बराबर। करंट का डायरेक्शन किधर फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो प्रोटॉन इधर जाएंगे। करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत डायरेक्शन में। प्रोटॉन किधर मूव करेंगे, करंट के ही डायरेक्शन में। मान लो अगर हम कोई यहां पर वॉल लगा दिए होते, अगर मान लो ऐसा कोई वॉल लगा दिए इम्परमेबल, जहां से वो पार्टिकल गुजर ना पाए, इम्परमेबल वाला है। इम्परमेबल मतलब क्या होता है, अपारगम्य, जिसे आप पढ़ते हैं इम्परमेबल के बारे में, वहां पर अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, वैसे। तो इम्परमेबल वॉल लगा दिया गया, इधर से कोई भी पार्टिकल हमारा जा नहीं पाएगा। मान लो प्रोटॉन गया, पहले इसकी स्पीड कम रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी मान लो इसकी 0 थी, फिर ये चलना प्रारंभ किया करंट के डायरेक्शन में,
और आफ्टर ये धीरे 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 चला और यहां पर पहुंचा तेजी से पहुंचने के बाद टकरा के तुरंत वापस आया। मतलब ऐसे पार्टिकल रुका हुआ है, करंट का फ्लो हुआ, ये भी चलने लगा, धीरे 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 इसकी स्पीड बढ़ी और ये यहां पर टकराने के बाद फिर से ये वापस आ गया, मतलब गया और टकराने के बाद वापस आ गया। तो अगर पाए जाने की संभावना देखी जाए सबसे ज्यादा कहां पर होगी, कुछ यहां पर इसके पाए जाने की संभावना होगी। गेंद आप देखिए, गेंद आप ऐसे धीरे से मारिए, जहां पर टक्कर होगी तुरंत वापस आ जाएगी। आपके हाथ में आई, पकड़े या फिर से मारे तो पाए जाने, गेंद के पाए जाने की संभावना क्या है, आपके हाथ में। आपने ऐसे पहले फेंका उसको, गेंद दीवार में टक्कर खाई, फिर से वापस आई, आपने उसको कैच किया, पकड़ा, फिर से फेंकते वक्त, मतलब कहां पर ज्यादा पाई जा रही है संभावना है, आपके हाथ में। पाए जाने की संभावना किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। कोई भी पार्टिकल के पाए जाने की जो संभावना है वो साई के प्रोपोर्शनल होती है, साई स्क्वायर के। समझ में बात आई। या फिर मान लो कोई रूफ है, इधर से कोई झूला है, झूला झुलाते हो तो आप कैसे, कुछ ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे 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 ऐसे, इधर से ऐसे 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 ऐसे। पूछा जाए झूले के पाए जाने की संभावना किधर ज्यादा होगी, किधर ज्यादा होगी, यहां पर। अगर यहां पर कोई बंदा खड़ा है जो कि झूला झुला रहा है आपको और आपको मजा आ रहा है, ये देख के रूठा हुआ है, हमको झुलाना पड़ रहा है या तो झूल रहा है, तो क्या करेगा, झूले पे बैठे हो आप, इधर आए, आने के बाद फिर वापस तुरंत चले गए। लेकिन जब आप पीछे गए तो ये आपको पकड़ के फिर पीछे खींचा, फिर छोड़ा। आप सभी इसका आनंद लिए हो ना, बचपन के वो दिन। आप छोड़े, जब छूट जाते हैं तो यहां से तो तुरंत पास कर गया, यहां पर जाने के बाद थोड़ी देर रुका, मतलब यहां से भी ज्यादा संभावना इसके यहां पर पाए जाने की होगी, यहां से भी ज्यादा संभावना यहां पर होगी। झूला आया, फिर पकड़ के पीछे ले जाता है, वो पाए जाने की संभावना ज्यादा, फिर आपको पुश करता है, वाह वाह सर मजा आ रहा है। तो ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट गिवन टाइम। गिवन टाइम ये याद रखना, गिवन टाइम उस दिए हुए समय के लिए। ऐसा नहीं है कि जो इस समय है वो अगले आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद भी वही चीज रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। उस पार्टिकुलर गिवन टाइम के लिए, अगर मान लीजिए हम दे दिए 4 सेकंड के लिए, तो उस 4 सेकंड के लिए ही वो होएगा। एट एनी गिवन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर। नोट कर लीजिए। इसी प्रकार अगर मान लीजिए 1 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन के लिए आपको बताया जाए, फॉर 1 डायमेंशन, देखिए 2 डायमेंशन की बात नहीं की गई, एक तो 1 डायमेंशन की बात, दूसरी 3 डायमेंशन की बात। 1 डायमेंशन मतलब किसी एक एक्सिस, चाहे वो एक्स पे मूव करे, चाहे वाई पे, चाहे जेड पे। अगर वो एक्स पे मूव करा तो वाई और जेड रिमेन्स कांस्टेंट, कोई मूव नहीं होगा। अगर वो मान लो 3D में है, जो कि 3 डायमेंशन बताएंगे, जैसे मान लो आपका ये रूम क्यूब या क्यूबाइड, कोई रूम क्यूब में होते हैं जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर। क्यूबाइड जैसे हो गया, अक्सर रूम क्यूबाइड ही होते हैं जिसकी लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है और हाइट अलग होती है, सब कुछ अलग होती है। तो फॉर 1 डायमेंशन, लेकिन है तो 3D में ही। 1 डायमेंशन के लिए क्या बताओगे, मान लो कुछ ऐसे है एक्स एक्सिस, मान लो ये है आपका एक्स एक्सिस ऐसे, और आपका जो ग्राफ मिला कुछ ऐसे मिला, ऐसे मिला। मान लो यहां पर 2 पॉइंट रहे हो, कोई 2 पॉइंट, एक ए दूसरा बी, यहां पर हमने लगा दी 2 दीवार। अब इसी के बीच में, मतलब इन दीवारों के बीच में ही पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिखा रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाने की संभावना है, यहाँ पर कहीं नहीं है, यहाँ पर और ज़्यादा पाने की संभावना, मतलब ए और बी के बीच में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने की संभावना कुछ यहाँ पर होगी पार्टिकल के। ये ग्राफ शो कर रहा है ऐसा। हमने मेनली क्या किया कि ए और बी कोई एक्स एक्सिस के बीच में कोई पॉइंट लगा दिया, उसके बीच में 2 दीवार खड़ी कर दी, 2 दीवार खड़ी, और ये जो ग्राफ शो कर रहा है ये शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, उस पार्टिकल के पाए जाने की संभावना। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जा रही है तो ग्राफ सबसे ऊपर है, यहाँ पर सबसे कम पाई जा रही है तो इसलिए ग्राफ सबसे नीचे है। अगर टच कर जाते तो वहां पर पाया ही नहीं जाता है। तो ए और बी के बीच अगर पाए जाने की संभावना निकालनी होगी तो आप लिखोगे द
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, मान लो कहीं पर पार्टिकल होगा, कहीं पर बिटवीन द पॉइंट, किसी पॉइंट के बीच, ए और बी के बीच, ए एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये तो कहा जा रहा है ना कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट गिवन टाइम, ये जरूर लिखिएगा एट गिवन टाइम, ये ना भूलिएगा, गिवन टाइम हमेशा के लिए नहीं होता कि हमेशा के लिए फिक्स हो गया, एट गिवन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर, वो साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, साई स्क्वायर। बट यहां पर ऐसे साई स्क्वायर नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा डिटेलिंग में लिखेंगे इसको। साई स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, जैसे मान लीजिए कहीं स्मॉल पॉइंट के लिए अगर हम ले लें तो साई यक्स कामा टी, किसी टाइम टी के लिए, मान लो ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, वाई एक्सिस पे मूव कर रहा होता, किसी एक डायमेंशन मूव कर रहा है, इसलिए हमने एक्स ले लिया, या वाई ले लिया, या जेड ले लिया। तो यहाँ पर वाई लिए होते तो वाई कामा टी लिखते, जेड लिए होते जेड कामा टी, हमने एक्स ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो एट ए पार्टिकुलर गिवन टाइम, ठीक। साई एक्स और टी का यहाँ पर फंक्शन है, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। क्या इसके प्रोपोर्शनल होगा? नहीं, ए और बी के बीच जो साई होगा, साई स्क्वायर होगा, उसके बीच के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां तक, ए टू बी, ए से लेकर बी तक इंटीग्रेशन करोगे, अब इसके प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया? मतलब जो साई एक्स का टी का होल स्क्वायर होगा वो ए और बी के बीच, ए और बी के बीच है। साई तो कहीं एक स्मॉल पॉइंट के लिए था, कहीं भी ए और बी के बीच में करेंगे तो पूरे पॉइंट के बीच में आ जाएगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा। और एक चीज यहां पर ऐड करोगे, यक्स डायरेक्शन में ले रहे हो तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो dx लिखोगे, यही तो होता है ना इंटीग्रेशन का साइन। y लिखो तो dy, z लिखो तो dz। एंड अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें, फॉर थ्री डायमेंशन मान लो थ्री डायमेंशन कैसे मान लेते हैं, मान लो ये है हमारा क्यूबॉइड या क्यूब, कुछ भी मान लो थ्री डायमेंशन में है, इसके बीच पार्टिकल कहाँ होगा, ये चीज हमको पता लगानी है। ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इस थ्री डायमेंशन कोई बॉक्स है, इसके बीच में कहीं पर पार्टिकल है, मान लो कहीं पर पार्टिकल है, कहीं पर पार्टिकल है। अब इसके बीच में हमें, उस बॉक्स के बीच में हमें बतानी है कि कहाँ कितना होगा, अगर हमें निकालना होगा कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, तो लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल between the cuboid is directly proportional to the cuboid का हम लेंथ L मान लेते हैं, ब्रेथ हम मान लेते हैं B एंड हाइट मान लेते हैं H। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, साई स्क्वायर के। लेकिन साई स्क्वायर क्या ऐसे लिखा जाएगा, साई ऑफ स्क्वायर, जी नहीं। यहां पर आप एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन देख रहे हो, मतलब कोई क्यूबॉइड है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड आल्सो आपका जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन की बात की जा रही है। मतलब यहां पर हम कुछ मान लेते हैं आर, यहां पर आर मान लो, जो कि आर है वो एक्स कामा वाई कामा जेड तीनों डायरेक्शन को शो कर रहा है, आर मान लो। तो साई जो है वो किसका फंक्शन है, आर कामा टी का, आर कामा टी का, इसका होल स्क्वायर। आर कामा टी का मतलब क्या हुआ, आर मतलब एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन, एंड टी का फंक्शन है। और कहां से कहां तक, यहां से ए और बी कुछ है ही नहीं। यहां पर देखो लेंथ देखने होगा। अब मान लो ये क्यूबॉइड में किसी एक छोटा सा पार्टिकल, मान लो ये हमारा रूम हो गया, जो भी रूम है यहां पर, जैसे मान लो एक क्यूबॉइड ले लो, क्यूबॉइड कैसे, मान लो ये एक प्रकार का क्यूबॉइड दिख रहा है आपको, ये मार्कर इंक एक प्रकार का क्यूबॉइड है कि नहीं है, लेंथ, ब्रेथ एंड इसकी हाइट।
अब ये पूरे रूम भी हमारा क्यूबाइड है, रूम में एक और क्यूबाइड हमने रखा है, यहां पर ये है साई आर का मल्टी एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर पूरे रूम के लिए निकालना हो तो आप इंटीग्रेशन करोगे। एक तो लेंथ के लिए, मान लीजिए ये इसकी लेंथ हुई, क्या पूरी लेंथ इतनी ही है? नहीं, पूरी लेंथ का इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन ऑफ पहले तो लेंथ के लिए करोगे, कहां से कहां तक? 0 to L, मतलब 0 से लेकर L तक। फिर आप हाइट करोगे 0 to H, 0 to H। फिर आप ब्रेथ भी करो, क्या इतनी चौड़ाई है कमरे की? नहीं, 0 to B। डी टाउ यहां पर लिखोगे, डी टाउ, जहां पर वेयर डी टाउ इज वॉल्यूम, यहां पर लिख लोगे वॉल्यूम एलिमेंट है ये। वेयर डी जब लगा जाए तो स्मॉल बता देता है। वेयर डी टाउ इज इक्वल टू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। समझ में आया? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। वन डायमेंशनल बॉक्स में हम पार्टिकल देखेंगे, मतलब इसको निकालने का एम क्या है। सबसे पहले ये देख लेते हैं एम क्या है। टू मेजर द एनर्जी इन क्वांटम सिस्टम। हम किसी पार्टिकल की, क्वांटम सिस्टम मतलब आप क्वांटम सिस्टम में किस पार्टिकल की लेते हो? बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल। तो हम एनर्जी निकालेंगे बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल, कोई जो कि एक डायमेंशन में होगा, कोई वन डायमेंशन में। तो आइए देखते हैं हम, ये रहा इसका एम। हम मेजर करेंगे एनर्जी को या एनर्जी लेवल को। आप यहाँ पर देखेंगे हम एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर मेजर करने वाले हैं। मान लेते हैं कोई वन डायमेंशन में कोई पार्टिकल है, सपोज दैट एनी पार्टिकल। यहाँ पर मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो कि एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, और इसके बगल बगल हमने दो दीवार लगा दी, दो वाल लगा दिए जो कि इम्परमीबल वाल है। इम्परमीबल मतलब इधर से बाहर नहीं जा सकता पार्टिकल, और हमने कंसीडर किया सिर्फ अंदर ही पार्टिकल है, बाहर कहीं पार्टिकल नहीं है, ना तो दीवार पर है, सिर्फ इसके अंदर है। जब इसके अंदर है तो क्या होगा? मतलब अंदर है तो साई डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब साई 0 के इक्वल नहीं होगा, साई कुछ ना कुछ होगा, वेव फंक्शन होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इधर अंदर पार्टिकल है, पार्टिकल जाएगा, इससे टकराएगा, फिर वापस आएगा, तो कुछ ना कुछ मैटर वेव बनेगी, मैटर वेव बनेगी तो कुछ ना कुछ वेव फंक्शन होगा। इसके इस दीवार पर कहीं भी पार्टिकल नहीं है, दीवार के बाहर भी कहीं पार्टिकल नहीं है, तो साई की वैल्यू 0, मतलब यहां पर भी साई हमारा 0 होगा, इधर भी साई हमारा 0 होगा। समझ में आया? और हमने जो इसकी वैल्यू ली है कहां से कहां तक, जिसे हमने अभी तक दिखाया ए से लेकर बी तक, वैसे आपने मान लिया हमने x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L तक ले लिया। आपके बुकों में कई बुकों में L लिया गया, कहीं बुकों में A लिया गया, तो जो भी आप कंसीडर करेंगे उसके रिस्पेक्ट में आपका वैल्यू मिलेगा। तो हमने मान लिया L, आप A मान सकते हो, आप B मान सकते हो, जो भी इच्छा करे सो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और हमने यहां पर लेट कर लिया कि इसके बाहर की ओर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, मतलब पोटेंशियल हमारा इनफाइनाइट है बाहर, और अंदर पोटेंशियल 0 है। पोटेंशियल V की वैल्यू V इक्वल टू V हमारा पोटेंशियल होता है, मतलब इस पार्टिकल का पोटेंशियल इस बॉक्स के अंदर हमने कंसीडर किया 0 एंड बाहर हमने कर लिया इनफाइनाइट। तो इसको लिखेंगे कैसे? पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू, कहां एक बात 0 भी है इनफाइनाइट भी है। 0 कब है? 0 कब है मतलब इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स का लेवल कहां है ये पहले जानो। लेवल क्या लिखोगे? x के रिस्पेक्ट में अगर लिखना हो तो इस बॉक्स का लेवल क्या लिखोगे? 0 से बड़ा होगा तो बॉक्स के अंदर जाओगे, L से छोटा होगा फिर भी बॉक्स के अंदर रहोगे। मतलब जो x की पोजीशन होगी ये 0 से बड़ी होनी चाहिए,
दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई? यक्स की पोजीशन, यक्स मतलब कोई पार्टिकल की पोजीशन है ये, और इसकी लेंथ जो 0 to L में बताइए, मतलब इसकी लेंथ L बताई जा रही है, यही तो यक्स की पोजीशन 0 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 0 यहां पर है, 0 से ज्यादा होगी तो मतलब अंदर होगा, और अगर L से कम होगी तो अंदर ही रहेंगे, L से कम होगी। इनफाइनाइट की पोजीशन कब बताई जा रही है? आउटसाइड, मतलब यक्स से छोटी वैल्यू या L से बड़ी वैल्यू, यही तो, यक्स से छोटी वैल्यू, यक्स छोटी वैल्यू हो, मतलब यहां पर सॉरी जो हमने यक्स से छोटी वैल्यू बताई, मतलब जो पार्टिकल की पोजीशन अगर 0 से कम है, 0 से कम है मतलब यक्स कुछ यहां पर है, या फिर L से ज्यादा है, ग्रेटर देन L, या तो 0 से कम है, 0 से कम है, देख रहे हो 0 से, 0 जो है यक्स, 0 जो बड़ा है यक्स से बड़ा है, अर्थात यक्स जो है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है यक्स, यक्स कुछ यहां पर है, यहां पर, या तो L से ज्यादा हो तब जाकर उसकी पोटेंशियल इनफाइनाइट होगी। ये चीज यहां पर दिखाया गया। हम बताएंगे वन डायमेंशन के लिख रहे हैं तो वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट वाला लेंगे हम, तो लिखेंगे फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट, और वन डायमेंशन के ले रहे हैं तो वन डायमेंशन लेंगे, ऑल 3 डायमेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में जब चल रहा है तो एक्स डायरेक्शन के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ले लेंगे, डेल टू साई पान डेल एक्स स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं साई का या वेव फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, प्लस 2m अपान h बार स्क्वायर इंटू में e माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। आप सभी याद कर लीजिए, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने ऑलरेडी प्रूव भी करा दिया है, और याद भी रहना चाहिए टाइम डिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है। ये वाला जो प्रूव किया गया है वो टाइम इंडिपेंडेंट को लेकर प्रूव किया है, और हमेशा आप लोग याद भी किया कीजिए कि टाइम डिपेंडेंट वाला क्या फार्मूला है और टाइम इंडिपेंडेंट वाला क्या फार्मूला है। हम बात कर रहे हैं पार्टिकल की जहां पर इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल 0 है, तो लिखोगे सिंस इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल 0, पोटेंशियल हमारा 0 है, बॉक्स के इनसाइड देखिए पोटेंशियल क्या है, 0 है। जब पोटेंशियल 0 है, हम इनसाइड की ही बात कर रहे हैं, तो मतलब v की वैल्यू यहां पर 0 रखी जाएगी। जब v की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, डेल टू साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 2m ई साई हो जाएगा, e अपान h बार स्क्वायर इंटू में साई इक्वल टू 0। v तो हमारा 0 हो गया, तो ये ई साई बचा, 2m ई अपान h बार स्क्वायर साई इक्वल टू 0। और इस वैल्यू को हम मान लेते हैं कोई एक दूसरा कांस्टेंट के स्क्वायर मान लो, आपकी इच्छा है, डेल टू साई अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम के स्क्वायर, सॉरी प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या शो कर रहा है, ये इक्वेशन क्या शो रहा है, वेव फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एंड वेव फंक्शन, ये शो कर रहा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इक्वेशन फर्स्ट shows a differential equation, शो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ही। और यहां पर आप दिखा दो कि हियर हमने मान लिया लेट क्या है, के स्क्वायर को मान लिया क्या, 2m e अपान h बार स्क्वायर। तो सो एनीवन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का कोई एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि साई इज इक्वल ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अगर ये एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका कोई न कोई एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, साई इक्वल टू ए साइन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका एक सॉल्यूशन इस प्रकार हो सकता है, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम देखिए दो बाउंड्री इसमें लगाए, एक बाउंड्री ये है, दूसरी बाउंड्री ये है।
ये फर्स्ट बाउंड्री है, दूसरी सेकेंड बाउंड्री है। ठीक, तो हम क्या लगाएंगे इधर, कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन फॉर फर्स्ट बाउंड्री या फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। यहां पर देखो बाउंड्री कंडीशन क्या है, यहां पर देखो x इक्वल टू 0 है एंड इस बाउंड्री पर भी साई इक्वल टू 0 है, हमारा बाउंड्री पर भी 0 है, बाहर भी 0 है, तो साई इक्वल टू भी 0 है। एंड सेकंड के लिए क्या है, x इक्वल टू यल है, साई इक्वल टू 0 है, साई यहां पर भी 0 है, बाहर भी 0 है, क्योंकि ना तो बाउंड्री पर कोई पार्टिकल है ना तो उसके बाहर कोई पार्टिकल है। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन के लिए ये लगाएंगे एंड सेकंड कब लगाएंगे, x इक्वल टू यल एंड साई इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 रखिए इसमें एंड साई इक्वल टू 0 रखिए, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे क्या मिलेगा, साई इक्वल टू a साइन x की वैल्यू 0 तो kx वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस b cos 0, साइन 0 वैल्यू टोटल 0 हो जाता है, तो a इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, ये 0 प्लस में b इंटू कॉस 0 वैल्यू 1 होती है, क्या आया साई इक्वल टू, और ये भी देखिए साई भी हमारा 0 है, मतलब ये भी 0, b इक्वल टू 0, ये वैल्यू मिल गई, b इक्वल टू हमारे कितना आया 0 आ गया। अब हम लगाएंगे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, दिखाएंगे क्या सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या बोलता है, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन ये बोलता है कि x इक्वल टू यल एंड साई इक्वल टू 0, x इक्वल टू यल एंड साई इक्वल टू आल्सो 0। यहां पर देखो x इक्वल टू 0 साई इक्वल टू 0 था, यहां पर x इक्वल टू यल साई इक्वल टू 0। तो आप x इक्वल टू यल रखिए इस इक्वेशन में, क्या मिलेगा आपको फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड साई की वैल्यू क्या है 0, सेकेंड पहले इक्वेशन में लिख लो, साई इक्वल टू a साइन kx प्लस b कॉस kx, इससे आसानी होगी, साई की वैल्यू 0 बराबर a साइन x की वैल्यू क्या है यल है, साइन k इंटू यल प्लस में b की वैल्यू ऑलरेडी 0, तो b 0 तो और हमें सोचना नहीं, टोटल 0, क्योंकि हम जानते हैं b 0 है, ऑलरेडी हमको मिल चुका है, सिंस b इक्वल टू 0। तो मिला क्या आपको, मिला क्या 0 इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो a इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा साइन k इंटू यल, और 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू 0, साइन 4 पाई की वैल्यू 0, अर्थात साइन n पाई की वैल्यू 0 कर सकते हैं, n की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 1 पाई रखोगे मतलब 0, साइन 2 पाई रखोगे मतलब 0, ये चीज पाई मतलब 180 डिग्री। तो साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0 इक्वल टू साइन के एल, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो कंपेयर करो इसका एंगल इसके एंगल से कंपेयर करोगे तो मिले क्या एन पाई इक्वल टू के एल, या फिर के की वैल्यू आप निकालो, यहां से देखिए के की वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा एन पाई बाई एल, होगा कि नहीं होगा, अरे के की वैल्यू निकालो एन पाई बाई एल हो जाएगा, समझ में। के स्क्वायर निकाल लो, के स्क्वायर निकाल लो तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, और हम सभी जानते हैं के स्क्वायर को हमने क्या मान के रखा था अभी तक, ये देखो इतना था, अगर ना माने होते तो थोड़ा टफ हो जाता सॉल्व करना, इसलिए हम के स्क्वायर को मान लिए थे। तो के स्क्वायर को हमने कितना बना था 2me अपान एच बार स्क्वायर, 2me अपान एच बार स्क्वायर, इसको बना लो इक्वेशन नंबर, उसको 2 बना ली थी, इसको बना लो स्टार, ये इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपान एल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन स्टार इक्वेशन से। ये देखो आज का स्टार बल्लेबाज है ये, के स्क्वायर इक्वल टू 2me अपान एच बार स्क्वायर, के स्क्वायर जगह हमने ये रख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यहाँ से ई की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लो, ई की वैल्यू निकालो, तो ये ऊपर जाएगा एच बार स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एच बार स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई, ये नीचे चला जाएगा 2m एल स्क्वायर, ये तो बचेगा।
और हम जानते हैं एच बार स्क्वायर, एच बार बराबर एच अपान 2 पाई, तो एच बार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपान 4 पाई, 4 पाई स्क्वायर। तो एच बार स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर इंटू में 2m एल स्क्वायर, ऊपर कुछ और बचा था एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक, सिंस एच स्क्वायर बराबर एच बार स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर, या ऐसे लिख लो कि हम सभी जानते हैं सिंस एच बार इक्वल टू एच अपान 2 पाई, हम सब लोग जानते हैं पहले से ही, एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई एच बार बराबर एच अपान 2 पाई, तो एच बार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, तो मिला क्या हमको, ई इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 2 जा 8 यम एल स्क्वायर। एन की वैल्यू 1 2 3 4 आप रख सकते हैं एज इट इज, नोट कर लीजिए। समझ में आया, यहाँ पर लिख भी लीजिए कि वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, जीरो रखें कुछ मिलेगा, ये नोट करिए। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अब आता है पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। अभी आप लोग भी बोर हो चुके होंगे ना, वीडियो लंबा जा रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बच्चे बोर हो जाते हैं। सो नोट कर लीजिए, 3 डायमेंशन वाला हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें।